नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक काल के विभिन्न चरणों पर चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में हम आधुनिक काल की परिस्थितियां और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों पर चर्चा कर चुके हैं। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है और आज हम द्विवेदी युग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग का ही विस्तार समझा जाना चाहिए। हम यूँ भी कह सकते हैं कि यदि आधुनिक हिंदी साहित्य ने अपना पहला कदम भारतेंदु युग में रखा तो उसने अपना दूसरा कदम द्विवेदी युग में रखा। और इस प्रकार की मान्यता कई विद्वानों की रही है और उन्होंने जो द्विवेदी युग का काल निर्धारण किया है उसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे एक डॉक्टर बच्चन सिंह हुए हैं, उन्होंने एक हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और इस पुस्तक में वे कहते हैं कि जो द्विवेदी युग और भारतेंदु युग की जो कालक्रम की स्थिति है उसको मिलाकर वो बताते हैं कि जो भारतेंदु युग या आधुनिक युग का जो प्रारंभ है उसका प्रारंभिक काल जो है वो 1857 से 1920 ईस्वी तक मानना चाहिए। अब 1857 से 1920 ईस्वी तक में दोनों ही यानी कि भारतेंदु काल और द्विवेदी युग दोनों ही आ जाते हैं। तो बहुत सारे विद्वानों का यह मत रहा है कि द्विवेदी युग कोई अलग से काल नहीं है बल्कि वह तो भारतेंदु युग का विस्तार ही है। लेकिन यह बात भी सर्वविदित है और यह बात भी बहुत से विद्वानों ने मानी है कि भले ही हम ये कहें भारतेंदु युग का विस्तार है द्विवेदी युग, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विभिन्नताएं भी हैं, कुछ ऐसी अलग साहित्यिक परिस्थितियां भी हमें द्विवेदी युग में दिखाई देती हैं जो उसे भारतेंदु युग से अलग कर देती हैं। ये माना जा सकता है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में असमानताएं भी कम नहीं हैं। अब हम जरा उन असमानताओं को देखेंगे तो हमें यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों भारतेंदु युग और द्विवेदी युग इन दोनों को अलग अलग रूप से जाना जाने लगा, इनको दोनों को अलग अलग क्यों जाना जाने लगा। तो पहली असमानता तो देखिए यही है कि जैसी स्वच्छंद प्रवृत्तियां भारतेंदु युग में दिखाई देती हैं हमें, वैसी द्विवेदी युग में दिखाई नहीं देती। देखिए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनका व्यक्तित्व बड़ा ही स्वच्छंद था, स्वतंत्र तरीके का व्यक्ति था और उस समय के साहित्य में भी हमें वह स्वच्छंदता दिखाई देती है। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है, उनके व्यक्तित्व में वह स्वच्छंदता नहीं थी। उनके व्यक्तित्व में हमें कठोर अनुशासन दिखाई देता है। तो ये तो बिल्कुल एक अंतर हम इस युग और भारतेंदु युग में देखते ही हैं। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई भी काल ऐसा नहीं रहा जिस काल को किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व ने पूर्णतः प्रभावित किया हो। हम नाम भले ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर भारतेंदु युग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतेंदु से ही पूर्ण रूप से प्रभावित वह काल रहा। लेकिन यदि हम इसी तरह से द्विवेदी युग को देखें तो द्विवेदी युग में जितना भी समय हम द्विवेदी युग में मानते हैं उस पूरे समय में हम द्विवेदी जी का पूर्ण प्रभाव उस समय के साहित्य पर देखते हैं। जिस प्रकार का कठोर अनुशासनात्मक नैतिकता पूर्ण जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व की झलक इस काल के पूरे साहित्य में हमें दिखाई देती है। ये तो बात रही कि हम
भारतेंदु युग को द्विवेदी युग से अलग क्यों करते हैं, दोनों को एक ही क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें बहुत सी असमानताएं हैं। राजनीतिक स्तर पर भी देखें तो वो असमानताएं हमें दिखाई देती हैं। भारतेंदु युग का जो साहित्यकार था वह एक असमंजस की स्थिति में था। एक तरफ तो वह राजभक्ति करता था और एक तरफ राष्ट्रभक्ति करता था। उसके समक्ष अंग्रेजों की नीतियों के बारे में स्पष्ट रूप से विचार नहीं पनपे थे। वो अंत में जाकर हम देखते हैं कि कुछ विचार पनपे थे, लेकिन वहाँ अस्पष्टता अधिक दिखाई देती है। लेकिन द्विवेदी युग में जब हम प्रवेश करते हैं तो द्विवेदी युग के जितने भी साहित्यकार हैं उनके समक्ष अंग्रेजों की नीतियां पूर्ण रूप से स्पष्ट थी और स्वतंत्रता आंदोलन उस समय अपने शबाब पर था, और इसी कारण से उनकी जो राष्ट्र के प्रति विचारधारा है वह भी, उसमें भी एक स्पष्टता हमें दिखाई देती है। तो इन्हीं कारणों से हम ये मानते हैं कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को अलग अलग करके पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों की जो साहित्यिक परिस्थितियां हैं या इन दोनों का जो साहित्य है उसमें बहुत असमानताएं, बहुत अंतर हमें दिखाई देते हैं। तो यदि हम नामकरण की बात करें कि द्विवेदी युग का नामकरण कैसे हुआ, तो वह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर ही इस युग को द्विवेदी युग कहा गया। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से इस युग को द्विवेदी युग के इस युग के लिए द्विवेदी युग नाम स्वीकार किया है। जहां तक काल निर्धारण की बात है कि द्विवेदी युग को कब से कब तक माना जाए, तो इस संबंध में भी लगभग सभी विद्वान यही मानते हैं कि सन 1901 से या सन 1900, यही लगा लें कि ये सन 1900 से 1920 तक जो 20, 21 या 19 वर्ष जितने भी होते हैं, तो उन्हीं वर्षों को द्विवेदी युग का काल माना जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सन 1900 में सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ हुआ और सन 1901 में जो जितना भी इसका संपादक मंडल था उस संपादक मंडल में परिवर्तन हुआ और सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादन से जुड़े। जब सरस्वती, ये आपके लिए एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी हो सकता है कि जब सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ तो इसके संपादक मंडल में कौन थे, इसलिए हमें जान लेना आवश्यक है कि सन 1900 में जब सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ तो इसके संपादक मंडल में 5 लोग थे। उनमें पहले हैं श्याम सुंदर दास, दूसरे राधा कृष्ण दास, तीसरे कार्तिक प्रसाद खत्री, चौथे जगन्नाथ दास रत्नाकर और पांचवें किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये 5 जो साहित्यकार कहें या पत्रकार कहें, ये पांचों ही इस पत्रिका के संपादक मंडल में थे। लेकिन सन 1901 में केवल श्याम सुंदर दास ही इस पत्रिका के संपादक रह गए और सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक के रूप में नियुक्त हुए और सन 1920 तक, बीच में 2 वर्षों को यदि छोड़ दें तो उन 2 वर्षों के अतिरिक्त बाकी पूरा समय सन 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका का संपादन करते रहे। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हम कहते हैं कि द्विवेदी युग के साहित्य पर पूर्ण प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग के साहित्य पर जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, जो अपना प्रभाव छोड़ा, वह इस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही छोड़ा था। तो क्योंकि द्विवेदी युग में जितना प्रभाव या जितना महत्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, उतना ही प्रभाव सरस्वती पत्रिका का है, क्योंकि द्विवेदी जी सरस्वती का संपादन करते थे और इसी पत्रिका के माध्यम से वो कवियों को शिक्षा देते थे। भाषा का सुधार भी उन्होंने इसी पत्रिका के माध्यम से किया और कवियों को नए नए विषय देना, उनकी कविताओं को, उनके साहित्य को सुधार कर संपादित करना, ये सारे कार्य उन्होंने सरस्वती पत्रिका के
माध्यम से ही किए हैं। तो इसीलिए सभी विद्वान यही मानते हैं कि जब सरस्वती पत्रिका का द्विवेदी युग में इतना महत्व है, इतना प्रभाव है, तो क्यों न सरस्वती पत्रिका के संपादन वर्ष का जो प्रारंभ वर्ष है, सरस्वती पत्रिका का संपादन का प्रारंभ वर्ष, उससे द्विवेदी युग का भी प्रारंभ माना जाए। तो अधिकतर विद्वान सन 1900 या 1901 से जब भी जैसे ही सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ होता है तभी से द्विवेदी युग का प्रारंभ भी मानते हैं। और सन 1920 तक, क्योंकि द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे, तो दोनों का मिला जुला रूप ही द्विवेदी युग में हमें दिखाई देता है। तो सन 1920 तक वे द्विवेदी युग की सीमा मानते हैं। हालांकि कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि सन 1918 में प्रसाद जी की एक काव्य कृति झरना नाम से प्रकाशित हुई और उसमें सर्वप्रथम छायावादी युग के चिन्ह हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रसाद जी छायावादी रचनाकार थे और उनकी झरना नामक रचना में वह छायावादी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो सन 1918 में क्योंकि वह झरना जो उनकी काव्य कृति थी वह प्रकाशित हो गई थी, तो इसीलिए सन 1918 को द्विवेदी युग की अंतिम सीमा मानना चाहिए। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। देखिए, यदि हमें द्विवेदी युग को अच्छे से समझना है तो यदि हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व को समझ लें तो हम निश्चित रूप से द्विवेदी युग को समझ सकते हैं, उसकी प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव इस युग के समस्त साहित्य पर हमें दिखाई देता है। तो हम कुछ चर्चा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की अवश्य ही यहाँ करना चाहेंगे। यदि द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को हमें समझना है तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने उनके बारे में कुछ लिखा है, वो मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा। भावना की वह गहन तन्मयता जो रविंद्रनाथ को कविता के निगूढ़ रहस्यमयी अंतःपट का दर्शन करा देती है, वह द्विवेदी जी में नहीं मिलती है और न ही द्विवेदी जी में कल्पना की आकाशगामिनी गति न ही इन्हें वह आकाशगामिनी गति मिली है जो सदा रवि बाबू के साथ रहती है। देखिए, कहने का भाव यह है कि नहीं तो निगूढ़ अंतःपट का दर्शन कराने वाली दृष्टि, यानी कि किसी विचार की, किसी चिंतन की गहराई वाली जो बात है वह हमें द्विवेदी जी में दिखाई देती है, और न ही कल्पना की उच्चता हमें द्विवेदी जी में दिखाई देती है। नंद दुलारे वाजपेयी जी आगे कहते हैं, परंतु इन देशों में, इन प्रदेशों में निष्पन्न कर्मठ ब्राह्मण की भांति द्विवेदी जी का शुष्क सात्विक आचार साहित्य पर भी अपनी छाप छोड़ गया। देखिए, यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि भले ही इनमें कल्पना की वह उच्चता ना हो, कल्पना की वह मात्रा द्विवेदी जी में ना हो, और न ही इनमें वो रहस्य भावना, जैसी कि रविंद्रनाथ में रहस्य भावना दिखाई देती है वैसी रहस्य भावना द्विवेदी जी में ना हो, वैसी सूक्ष्मता द्विवेदी जी में ना हो, लेकिन जो एक सात्विकता होती है, या ये हम कहें कि स्वच्छता और कर्मशीलता जो होनी चाहिए, वह अवश्य ही द्विवेदी जी में थी। कठोर अनुशासन, नैतिकता, आदर्शवाद, स्वच्छता, कर्मठता, ये सब द्विवेदी जी में अवश्य ही दिखाई देती है। आगे वाजपेयी जी लिखते हैं कि इसमें न तो कल्पना की उच्च उद्भावना है, न ही साहित्य की सूक्ष्म दृष्टि है, केवल एक विशुद्ध प्रेरणा है जो एक कार्य तो भाषा के मार्जन करने का, भाषा को सुधारने का करती है, और समय अनुसार, समय के अनुकूल यदि किसी ने उच्च विचार प्रस्तुत किए हैं, सद्विचार प्रस्तुत किए हैं, तो वह उनका भी सम्मान करती है। आगे वे लिखते हैं कि शुष्कता में व्यंग्य है और सात्विकता में विनोद है, और द्विवेदी जी में
ये दोनों ही बातें पाई जाती हैं। द्विवेदी जी की यदि आप लिखी हुई रचनाओं को पढ़ेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे, तो उनके स्वभाव में ये दोनों ही बातें मिलती हैं। उनके कठोर अनुशासन वाला जो रूखा स्वभाव है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में वो लिखते हैं कि उनके कठोर अनुशासन से युक्त जो उनका रूखा स्वभाव हमें दिखाई देता है, वह तो कपास की भांति है। भले ही कपास शुष्क होती है, रुई तो शुष्क ही होती है, सूखी हुई होती है, लेकिन फिर भी वह गुणमय, गुणों से युक्त फल प्रदान करने वाली होती है। भले ही द्विवेदी जी ने कविता पर शुष्कता और सात्विकता ऐसे प्रभाव छोड़े हैं, उसमें सूक्ष्मता या जो कोमल भाव है उनकी कमी है, लेकिन फिर भी उनके गुणों को कम करके नहीं आंका जा सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कपास की खेती होती है, तो उसमें भले ही कपास शुष्क हो, लेकिन वह गुणमयी फल अवश्य ही प्रदान करती है। तो इसी प्रकार का कार्य लगभग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इस काल में किया है। द्विवेदी जी की जो यही विशेषताएं मैंने आपको नंद दुलारे वाजपेयी जी के शब्दों में बताई, तो इसी प्रकार की विशेषताएं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी भी इस बारे में कुछ कहते हैं, वो भी जरा हम देख लेते हैं। उन्होंने तुलनात्मक रूप से बात करते हुए ये कहा है कि भारतेंदु युग में जो भारतेंदु का व्यक्तित्व है, उसमें बंगाल की कोमलता और बंगाल की भावुकता, यानी बंगाल साहित्य में, बंगला साहित्य में यह विशेषता थी कि उसमें कोमलता और भावुकता का पुट अधिक होता था। तो भारतेंदु में ये बातें स्वतः ही दिखाई देती हैं, उनके रचनाओं में हमें कोमलता और भावुकता दिखाई देती है। लेकिन द्विवेदी जी में महाराष्ट्र की कठोरता और शुष्कता दिखाई देती है, और यह कठोरता और शुष्कता, यह कठोर अनुशासन और नैतिकता, मर्यादा और जिसको कहें हम कि आदर्शवाद हमें द्विवेदी जी के साहित्य में भी, और द्विवेदी जी से जो भी प्रभावित होकर साहित्य रचना कर रहे थे उनमें भी दिखाई देता है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से सभी कवियों को इसी प्रकार की कविताएं लिखने के लिए अनुशासित किया था। सरस्वती पत्रिका में जो भी संपादन कार्य या अपने निबंध इत्यादि के माध्यम से विचार प्रस्तुत करने का कार्य द्विवेदी जी ने किया, उनके माध्यम से उन्होंने भाषा का बहुत ही संस्कार किया, बहुत परिष्कार किया, बहुत सुधार किया खड़ी बोली में। क्योंकि हमने जब भारतेंदु काल के बारे में पढ़ा था, तो उस समय तक यह बात मानी जाती थी कि कविता के लिए ब्रज भाषा ही उपयुक्त है। वे लोग मानते थे कि जो खड़ी बोली का शुष्कपन है, जो खड़ी बोली की कठोरता है, वह कविता की कोमल कांत जो भावना होती है उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो खड़ी बोली की कठोरता को कविता के लिए, कविता की कोमलता के लिए अनुपयुक्त मानने वाली जो ये परंपरा थी, उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बदला और खड़ी बोली का इस प्रकार से सुधार किया कि वह भी कविता की भाषा बन सके। तो यह कार्य वे अपनी पत्रिका के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से निरंतर रूप से करते रहे। जो भी कवि सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए अपनी कविताएं भेजते थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उन कविताओं की भाषा में सुधार कर देते थे। उनकी व्याकरण की जो क्षमता थी उस समय खड़ी बोली की, उसको सुधार करने में, उसका सुधार करने में द्विवेदी जी ने बहुत अधिक योगदान दिया। यह तो बात हुई कि उन्होंने भाषा का संस्कार किया, लेकिन साथ ही वे उस समय के कवियों के भाव और विचार, इनको भी नियंत्रित करते थे। उन्हें कविता लिखने के विषय भी देते थे। उन्होंने सरस्वती में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था कवि कर्तव्य। मैं यहाँ पर यह बात इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि जब मैंने कहा कि उन्होंने कवियों को कविता लिखने के लिए विषय दिए, और देखिए उन्होंने उस लेख में क्या लिखा है। कविता का उद्देश्य मनोरंजन करना और उपदेशात्मक, ये दोनों ही होना चाहिए। यमुना के किनारे नायक और नायिका की क्रीड़ा का, कौतूहल का वर्णन बहुत हो चुका, अर्थात ये बहुत हो चुका है। अब न तो परकीय नायिकाओं पर प्रबंध लिखने की आवश्यकता है, न ही
जो स्वकीय नायिकाएं हैं उनके गतागत की पहेली बुझाने पर कवियों को ध्यान देना चाहिए, नहीं उस बात की आवश्यकता है। चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों पर, भिखारी से लेकर राजा तक सभी मनुष्यों पर, बूंद से लेकर समुद्र तक समस्त पृथ्वी पर, समस्त पर्वतों पर, सभी पर कविता लिखी जा सकती है। देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि जितनी भी बातें उन्होंने बताई उन सभी पर कविताएं लिखी जा सकती है। कवियों के लिए विषय की कोई कमी नहीं है। जो जिस प्रकार से रीतिकाल से परिपाटी चली आती रही है कि नायक और नायिका श्रृंगार वर्णन पर ही कविताएं लिखी जाती रही हैं, उस परिपाटी को बिल्कुल ध्वस्त करते हुए यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही है कि कवि इनमें से किसी भी विषय पर कविता लिख सकता है, और कवि इनमें से किसी भी विषय पर कविता लिख सकता है, और सभी विषय मनोरंजन व्यक्ति का कर सकते हैं। जो कविता का उद्देश्य होता है उस कविता के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और जहां तक उपदेशात्मक उद्देश्य की बात है तो सभी से कुछ न कुछ सीखा ही जा सकता है। और ये बात तो आज हम सभी जानते हैं कि चाहे संसार में कुछ भी हो, बुरे व्यक्ति से भी जब सीखा जा सकता है तो इन सभी वस्तुओं से भी कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जैसे एक कविता होती थी कि सूर्य से भी हम कुछ सीख सकते हैं, वायु से भी कुछ सीख सकते हैं, जल से भी कुछ सीख सकते हैं। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही और कवियों को प्रेरित किया कि वे सभी विषयों पर कविताएं रचें। वे कहते थे कि यदि कोई कवि बड़ा महाकाव्य ना लिख पाए तो वो ये न सोचे कि वह कविता नहीं कर सकता है, बल्कि वह जो इतनी बड़ी प्रकृति है उसके जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे उपादान हैं, उन छोटे छोटे उपादानों को ही चुने और उन पर अपनी कविता लिखे। तो इन बातों से स्पष्ट है कि उन्होंने कवियों के लिए बहुत से विषय दिए, उनके भाव और विचारों को भी नियंत्रित किया। और हमने भाषा की बात तो कर ही ली कि भाषा के परिमार्जन में उनका कितना बड़ा योगदान है। उनसे पहले गद्य की भाषा अलग और पद्य की भाषा अलग, इस प्रकार से कवियों के द्वारा देखा जाता था, लेकिन उन्होंने गद्य और पद्य की भाषा को एक ही कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कार्य किया कि कविगण आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें, जो क्लिष्ट शब्द हो या ग्राम्य शब्द हो या अश्लील शब्द हो, इनके प्रयोग से बचें और वे इस प्रकार की साफ सुथरी और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करें। तो ये हमने देखा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से योगदान दिया और उनका किस प्रकार का व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को यदि हम देख लेते हैं तो आगे हमें इस युग की काव्य प्रवृत्तियों को समझना सरल हो जाएगा। तो अब हम इस युग की काव्य प्रवृत्तियों पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य की जो प्रथम विशेषता हमारे सामने आती है वह है राष्ट्र प्रेम की प्रवृत्ति। देखिए इस समय राष्ट्र आंदोलन पूरे चरम पर था। बंग भंग इत्यादि जो घटनाएं हैं या कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन और फिर से कांग्रेस का एक हो जाना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और गांधी जी का भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन में पदार्पण, ये सभी जो घटनाएं हैं ये इसी युग में हुई थी। तो निश्चित रूप से इन सब का प्रभाव साहित्य पर पड़ना ही था और राष्ट्र प्रेम की प्रवृत्ति हमें पूरे द्विवेदी युगीन काव्य में दिखाई देती है। और लगभग जो द्विवेदी युगीन कवि थे उन सबने ही राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को तो हमने अवश्य ही पढ़ा ही है और उनकी उस रचना को हम कैसे भूल सकते हैं जिसे भारत भारती के नाम से हम जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भारत भारती लिखकर पूरे भारत में धूम मचा दी थी। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, प्रभात फेरियां होती थी या जितने भी प्रदर्शन विरोध होते थे अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, उसमें किस प्रकार से भारत भारती का गायन किया जाता था। लोगों को मुंह जबानी ये इसकी पंक्तियां याद हो गई थी। किस तरह से उसने अपने राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से लोगों को प्रभावित किया था। मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि
जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। इस काल में एक और कवि नाथूराम शर्मा शंकर हुए, उन्होंने भी उनकी भी दो पंक्तियां मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इस काल के कवियों ने हमारी प्राचीन संस्कृति के गौरव को दिखाकर लोगों को जागृत करने का, प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों के सामने हमारे प्राचीन गौरव को भी रखा और हमारी आधुनिक जो दयनीय स्थिति, जो दुर्दशा है, उसको भी रखा। ये काम भारतेंदु युग में भी किया था और इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए इस काल के कवियों ने भी ऐसा किया। तो मैथिली क्षणगुप्त की बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां इस काल की, इस प्रवृत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बताती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती में जो उन्होंने 3 खंड बनाए हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड, तो उन्होंने अतीत खंड में भारत की महिमा का गुणगान किया है कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, और फिर वर्तमान अधोगति का उन्होंने वर्णन किया है कि हमारी वर्तमान में अधोगति हो गई है और क्यों हो गई है, और उसके कारणों के बारे में बहुत से कवियों ने भी और भी कविताएं लिखी हैं। तो उन्होंने प्रेरित करने का प्रयास किया है कि यदि हम सब मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, मिलकर इन कमियों को दूर करें, तो हम इस अधोगति से छुटकारा अवश्य ही पा सकते हैं। दूसरी जो प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन कविता में हमें दिखाई देती है, वह है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, आलस्य, आपसी वैर, स्वार्थपरता, चरित्रहीनता, धार्मिक अंधविश्वास, अशिक्षा, बेरोजगारी इत्यादि जो सभी सामाजिक समस्याएं उस समय के समाज में थी, उन सभी समस्याओं को इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से उठाया है। अपनी कविताओं के माध्यम से इन समस्याओं के बारे में वर्णन किया है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। एक कवि राय देवी प्रसाद, उन्होंने इन समस्याओं को वर्णित करते हुए कहा है, भरत खंड का हाल देखो, खुदगर्जी का नशा खोलकर आंखें खोलकर देखो, है खानदान का मद कहीं, मद यानी अहंकार, कहीं नाम का ध्यान है। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर राय देवी प्रसाद यही बात कह रहे हैं कि लोग अपने अपने नाम के, अपने अपने स्वार्थ के, अपनी अपनी जातिगत अहंकार, जाति की उच्चता या धर्म की उच्चता के अहंकार में पड़े हुए हैं और देश की स्थिति को कोई भी नहीं देख रहा है। वे देश को ना देखकर अपनी ही कुलीनता को, अपने ही नाम को देख रहे हैं, वे देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उस समय के समाज में कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। अंग्रेज सरकार ने इस प्रकार की भूमि व्यवस्था प्रणाली कर रखी थी कि जिसके कारण किसान दिन भर दिन गरीब होते जा रहे थे, कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उसी कष्टमय जीवन को इन कवियों ने अपनी कविता में चित्रित किया है। और यह भी बात हम कह सकते हैं कि इसी काल में किसानों पर सर्वप्रथम कविता लिखना प्रारंभ हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था किसान। सियाराम शरण गुप्त जी ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था अनाथ। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने एक रचना लिखी जिसका शीर्षक है कृषक करधन। तो ये सारी कविताएं कृषक जीवन से जुड़ी हुई, कृषकों के कष्टमय जीवन का चित्रण करती हुई कविताएं हैं। तो इस प्रकार से इतनी सारी सामाजिक समस्याओं का, चाहे वह कोई गरीब लोग, मजदूर इत्यादि, उनसे जुड़ी हुई कविताएं भी इस काल में लिखी गई। चाहे वह
विधवाओं के जो कष्टमय जीवन है उससे संबंधित कविताएं हों, वे कविताएं भी इस काल में बहुत मात्रा में लिखी गई। उच्च जातियां निम्न जातियों के प्रति किस प्रकार का दुर्व्यवहार करती हैं, उससे संबंधित कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने लिखी है। आप आंखें खोलकर देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में पड़ी उनके दिखलाएंगी, जातियां कितनी खिसकती या मरी। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में कविता में सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी हुआ है और जनसाधारण को बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान इस समय की कविताओं में मिला है। अगली जो प्रवृत्ति हम इस काव्य में देखते हैं वह है मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा। द्विवेदी युगीन कविता में उच्च मानव मूल्य और मानवता की प्रतिष्ठा से संबंधित कविताएं लिखी गई और इन्हें बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया। सभी धर्मों से, सभी जातियों से, सभी वर्गों से ऊपर उठकर एक मानव धर्म जो होता है, उस मानव धर्म के महत्व को, उस मानव धर्म की उच्चता को इस युग में साहित्यकारों ने स्थापित किया है। इस युग की जो मानवतावादी विचारधारा है उस पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी के विचारों का बहुत प्रभाव हम देख सकते हैं। और इन मानव मूल्यों की स्थापना के लिए भगवान श्री राम और कृष्ण, ये जो हमारे पौराणिक चरित्र हैं, इन चरित्रों का प्रयोग, इन चरित्रों के माध्यम से इन मानव मूल्यों की स्थापना की गई और विशेष रूप से राम के चरित्र के माध्यम से इन मानव मूल्यों की स्थापना की गई, क्योंकि राम के जीवन से हमें यही परिलक्षित होता है कि उनका जीवन मानव मूल्यों की स्थापना के लिए ही था। और जैसे कृष्ण ने महाभारत में जो भूमिका निभाई थी, वह भूमिका भी मानवता के मूल्यों को स्थापित करने वाली भूमिका ही थी। सत्य, अहिंसा, समानता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, ऐसे ऐसे मानवीय मूल्यों को स्थापित करने और उनको क्रियान्वित करने के संबंध में कविताएं, इन सबको चित्रित करती हुई कविताएं, इन सबको स्थापित करने का उपदेश देती हुई कविताएं इस काल में लिखी गई। इस काल के एक कवि राम नरेश त्रिपाठी ने एक कविता पथिक नाम से लिखी, पथिक शीर्षक से लिखी। उसमें उन्होंने अहिंसा पर बल देते हुए कहा है, रक्तपात करना पशुता है, कायरता है मन की। मैथिली शरणगुप्त ने भी अपनी रचनाओं में मानवता को ही उच्च स्थान दिया है और यहाँ तक भी कहा गया है कि मानवता में ही आध्यात्मिकता और दिव्यता के दर्शन करने चाहिए, कि जो व्यक्ति सही अर्थों में मानवता के गुणों से युक्त है वही वास्तव में आध्यात्मिक भी है और वही वास्तव में दिव्यता को भी प्राप्त किए हुए है। श्री राम एक कविता जो मैथिली शरणगुप्त ने लिखी है, इसका शीर्षक रहा है संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया। तो उसमें भी तो यही बताया गया है कि श्री राम स्वयं कहते हैं, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, कि मैं इस भूतल को ही मानवता के गुणों से युक्त करने के लिए आया हूं और स्वर्ग कहीं और नहीं है। यदि पूरी पृथ्वी पर मानवता के गुणों का संचार हो जाए तो यही स्वर्ग कही जा सकती है। द्विवेदी युगीन कविता की अगली जो मुख्य प्रवृत्ति हम देखते हैं वह है इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता और आदर्शवाद। देखिए, इतिवृत्तात्मकता क्या होती है? इतिवृत्त अर्थात जैसे कथा होती है उसको इतिवृत्त कहा जाता है, कि हम किसी घटना को बताते हैं तो वो जिस प्रकार से घटना को बताया जाता है उसे इतिवृत्त कहा जा सकता है। तो इस युग के साहित्य में एक तरह से कविताओं में भी घटनात्मकता और कथात्मकता का प्रवाह देखने को मिलता है और इसका परिणाम यह हुआ कि कविता में चित्रात्मकता, लाक्षणिकता, बिंबात्मकता, वक्रता इत्यादि का समावेश नहीं हो पाया। देखिए, जो कविता होती है, कविता में एक सीधी बात को भी
बड़ा ही वक्रता से कहा जाता है। और जिस तरह से हम छायावादी कविताओं को देखते हैं, प्रसाद की कामायनी इत्यादि को देखते हैं, जो भी उनमें संदेश या जो भी बातें कही जाती हैं वे बड़ी ही सूक्ष्म बातें होती हैं, चित्रात्मक बातें होती हैं, बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन किया हुआ होता है या बिंबात्मक वर्णन किया होता है या लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया हुआ होता है। लेकिन द्विवेदी जी के इस युग में, द्विवेदी युगीन कविता में हमें न तो चित्रात्मकता दिखाई देती है, न बिंबात्मकता दिखाई देती है, न ही वक्रता दिखाई देती है, न ही लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शब्दावली का प्रयोग दिखाई देता है। इस युग की कविता में कवियों की व्यक्तिगत अनुभूति का महत्व बहुत कम रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो दो आदर्श, मनोरंजन और उपदेश, ये दोनों उद्देश्य कवियों को दिए थे, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर कविगण कविता लिखते रहे। और उनकी जो व्यक्तिगत अनुभूतियां थी, जैसे हम छायावाद में देखते हैं कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की, अपने मन की अनुभूतियों को कविता में व्यक्त किया है, वैसी अनुभूति का महत्व, उस प्रकार की स्वयं की अनुभूति हम इस युग के कवियों की कविताओं में नहीं देख पाते हैं। और इसका यही परिणाम हुआ कि प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार और भावात्मकता के स्थान पर बौद्धिकता का प्राधान्य रहा। देखिए, जो कविता है वो हृदय से निकलती है और भाव हृदय का विषय है, और जो विचार हैं जो वह बुद्धि का विषय हैं। तो इस काल में विचारात्मक कविताएं बहुत अधिक दिखाई देती हैं और भावात्मक कविताएं बहुत ही कम दिखाई देती हैं। तो प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार, ये सब हृदय के या कहें भावों के विषय हैं, तो ये सब यहाँ कम दिखाई देते हैं, जबकि बौद्धिक कविताओं का प्राधान्य, वैचारिक कविताओं का प्राधान्य इस युग में बहुत अधिक दिखाई देता है। और इस सब का परिणाम यह हुआ कि इस युग की कविता में नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया गया है और इस युग की कविता आदर्शोन्मुख रही है, आदर्शवादी कविता इस युग की रही है। और यही कारण है कि इसी इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता और आदर्शवाद के विरोध में छायावाद का उदय हुआ। उन कवियों का कहना था कि इस प्रकार से यदि हम अपने हृदय की अनुभूतियों को कविता में व्यक्त नहीं कर पाए तो वह कोई कविता नहीं है। और इस प्रकार से कोरी उपदेशात्मकता और कोरी मनोरंजन, इन दोनों उद्देश्यों को लेकर ही कविता रचना करना उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसके विरोध में अपने हृदय की अनुभूतियों को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। अब जो अगली प्रवृत्ति हम इस द्विवेदी युगीन कविता की देखती हैं वह है प्रकृति चित्रण। तो श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि जो कवि थे, उन्होंने प्रकृति के स्वच्छंद वर्णन की परंपरा इस युग में चलाई। इससे पहले बहुत कम ऐसा देखा गया था कि प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया जाए, उसका केवल उद्दीपन या ये कहें कि आलंबन रूप में ही सहारा लेकर ही उसको प्रकृति कहीं कविता में आ पाती थी। लेकिन द्विवेदी युग में इन कवियों ने स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रकृति पर कविताएं लिखी। भले ही बहुत से जगह पर हम देखते हैं कि उद्दीपन रूप में भी प्रकृति का प्रयोग किया, लेकिन जो प्रकृति पर स्वच्छंद कविताओं की परंपरा हम देखते हैं तो इस युग में वह भी बहुत अधिक दिखाई देती है। जैसे हम मैथिली शरणगुप्त जी की ही पंक्तियां ले लें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, झूम रहे हैं मानो तरुभी मस्त पवन के झोंकों से, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण इस युग में बहुत अधिक हुआ है और साथ ही उद्दीपक और आलंबन रूप में भी प्रकृति का चित्रण हुआ है। अगली जो हम विशेषता इस युग की देखते हैं वह है काव्य रूप। देखिए, कविताएं प्राचीन काल से प्रबंध और मुक्तक दो रूपों में लिखी जाती रही हैं और प्रबंध में हम देखते हैं महाकाव्य, खंड काव्य इत्यादि होते हैं। मुक्तक में जैसे दोहा, चौपाई, ऐसे अलग अलग छंदों में कविताएं लिख दी जाती हैं।
तो इस काल में यह विशेषता थी कि बहुत अच्छे प्रबंध काव्य लिखे गए और बहुत उनमें जिनको महाकाव्य की श्रेणी में रख सकते हैं और खंड काव्य की श्रेणी में रख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य हम देखते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जिसे माना जाता है हरियोध जी के द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास, वो इसी युग में हम मानते हैं लिखा गया है। और मैथिली शरण गुप्त ने जो साकेत लिखा वह भी इसी युग की देन है। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त जी ने और अन्य कवियों ने खंड काव्य भी बहुत अधिक इस युग में लिखे हैं। और यह भी कहा जाता है कि जितने प्रबंध काव्य इस युग में लिखे गए ना तो इससे पहले कभी लिखे गए, इतने वर्षों में 20 वर्षों के समय में जितने प्रबंध काव्य इस युग में लिखे गए, न इससे पहले कभी लिखे गए हैं और न ही इसके बाद कभी लिखे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल प्रबंध काव्य ही इस युग में लिखे गए हैं। इस युग में मुक्तक काव्य भी कवियों ने लिखे हैं। अगली जो प्रवृत्ति हम इस युग की देखते हैं वह है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। अब काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में ही अधिक पैमाने पर होने लगा था। हालांकि कुछ हरियोध जैसे कवि भारतेंदु काल से खड़ी बोली में कविताएं लिखते आ रहे हैं, लेकिन जो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने का काम है वह इसी युग में हुआ। इससे पहले तो यही माना जाता था कि ब्रज भाषा ही कविता के लिए सबसे उपयुक्त होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल खड़ी बोली में ही सभी कवि खड़ी बोली में ही कविताएं इस युग में लिख रहे थे। ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखना अभी भी कवि लोग कर रहे थे, ब्रज भाषा में भी कविताएं लिख रहे थे और बहुत अच्छी कविताएं ब्रज भाषा में भी इस युग में लिखी गई हैं। इसमें हम देखते हैं कि सत्यनारायण कविरत्न ये एक कवि हुए हैं, उन्होंने ब्रज भाषा में बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने उद्धव शतक की रचना की, यह बहुत ही एक प्रसिद्ध रचना है। भ्रमर गीत जो परंपरा कभी से चली आ रही थी हिंदी काव्य में, तो उस भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह करते हुए भी उसमें इतनी ताजगी, इतनी नवीनता उन्होंने उद्धव शतक में भर दी है कि यह उन सभी रचनाओं में अपना एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इस युग में यह बात निश्चित हो गई कि कविता लिखने के लिए केवल ब्रज भाषा का ही प्रयोग नहीं अपितु खड़ी बोली का प्रयोग भी बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकता है। और जिस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि कवियों ने बहुत ही सुंदर कविताएं खड़ी बोली में लिखी, तो खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में इस युग में ही सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अगली जो विशेषता इस युग के साहित्य में हमें दिखाई देती है वह है छंद। तो प्राचीन छंद दोहा, रोला, चौपाई, छप्पय, कवित, कुंडलिया, इन सब में इन कवियों ने अलग अलग प्रयोग किए। जैसे कवित जो छंद है, हरिगीति का छंद है, इन छंदों में इन्होंने अपने अपने ढंग से अलग अलग प्रयोग किए। इनकी मात्राओं में, इनकी वर्ण व्यवस्था में इन्होंने अलग अलग प्रयोग किए और इस प्रकार से नवीन छंदों का निर्माण भी, थोड़े परिवर्तित छंदों का निर्माण भी इस युग की कविता में हुआ है। इस युग की कविता में एक और प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, उसे हम गद्यात्मकता का नाम दे सकते हैं। देखिए, कविता और गद्य में लय का और इस तरह का अंतर होता है कि बिल्कुल कविता को गद्य की तरह नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस युग की कविता में गद्यात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उसको मैं आपके सामने यहाँ उदाहरण से प्रस्तुत करना चाहूँगा। हरियोध जी के प्रिय प्रवास जो उन्होंने महाकाव्य लिखा था, उसकी प्रथम 4 पंक्तियां ही देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर भी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की। अब देखिए, ये 4 पंक्तियां कविता की पंक्तियां हैं, लेकिन इनमें एक शब्द का यदि हम परिवर्तन कर दें तो यह बिल्कुल गद्य की तरह पढ़ा जा सकता है। आप देखिए,
दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला था। देखिए जो दूसरी पंक्ति है उसमें कविता में क्या लिखा था, गगन लोहित हो, गगन था कुछ लोहित हो चला। हमने यहां पर परिवर्तन क्या कर दिया, गगन कुछ लोहित हो चला था। अब तरु शिखर पर कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा राजती थी। तो देखिए कितनी सरलता से इसको गद्य में, जिस प्रकार से हम कोई गद्य पढ़ते हैं उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप मैथिली शरण गुप्त जी की भी कविताएं देखेंगे तो उनमें भी बिल्कुल यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। एक दो शब्द लगाकर या एक दो शब्द का हेर फेर करके उसको बिल्कुल गद्य की तरह लिखा और पढ़ा जा सकता है। तो ये जो गद्यात्मकता हमें दिखाई देती है ये इसलिए नहीं कि खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ हुआ तो फिर वो इस तरह से उनकी व्याकरणिक व्यवस्था बन गई कि उसे गद्य में बदला जा सकता है, बल्कि यह तो कवियों की क्षमता पर निर्भर करता था, या यूं कहें कि अभ्यास और अनुभव की कमी के कारण कवियों के द्वारा ऐसी कविताएं लिखी गई। क्योंकि खड़ी बोली अभी शैशव काल में ही थी और इतना तो सुधार उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कर दिया था, लेकिन उस खड़ी बोली में अधिक सूक्ष्म और अधिक गहन विचार जो डालने की जो क्षमता थी वह तो अनुभव और अभ्यास से ही आ सकती थी, और कवियों को उस समय तक इतना अभ्यास नहीं हुआ था। इसीलिए हम यह गद्यात्मकता की प्रवृत्ति भी इस युग की कविताओं में देखते हैं। एक और प्रवृत्ति हम इस युग की कविताओं में देखते हैं, वह नारी महिमा का चित्रांकन। देखिए नारी की महिमा का या नारी के महत्व का स्वतंत्रता आंदोलन में पता चल चुका था। गांधी जी या जितने भी हमारे नेता थे वे इस बात पर अवश्य ही बल देते थे कि यदि हमें भारत को स्वतंत्र कराना है तो उसमें नारियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और यदि हमें समाज को भी आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो उसमें नारियों की जो महिमा है, नारियों का जो योगदान है वह अवश्य ही हमें रेखांकित करना होगा। और हम देखते हैं कि इस युग के काव्य में जो प्राचीन हमारे इतिहास में जो प्रमुख नारियां हैं उनके जीवन का, उनके चरित्र का बहुत अधिक अंकन हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने जो उर्मिला है लक्ष्मण की पत्नी, उसको लेकर एक महाकाव्य की रचना की जिसे हम साकेत कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो महात्मा बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा, उनको लेकर मैथिली शरण गुप्त जी ने काव्य की रचना की। द्रौपदी को लेकर काव्य की रचना की गई। इसके अतिरिक्त जो चैतन्य महाप्रभु थे उनकी पत्नी विष्णु प्रिया, उनको लेकर महाकाव्य की रचना की गई। सीता के चरित्र का अंकन किया। तो जो नारी नर से भारी है, इस तरह की बातें भी इस काल के कवियों ने की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नारी की कितनी अधिक महिमा है, उस महिमा का अंकन इस काल के कवियों ने किया। और स्पष्टतः उनका यही उद्देश्य था कि लोग नारी की महिमा को समझें, उन्हें एक गरिमामय और उच्च स्थान प्रदान करें ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार से आज हमने द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियों पर चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आई होंगी, और यदि आपकी कोई शंका या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।